नमस्कार। स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लेसन प्लान यानी पाठ योजना को देखेंगे। आज का जो विषय है वह है इतिहास, जबकि जिस टॉपिक यानी जिस प्रकरण पर लेसन प्लान बनाना है वह है व्यापार से साम्राज्य तक। ये क्लास 8 से संबंधित है। आप सामाजिक विज्ञान पुस्तक के अंतर्गत इस टॉपिक यानी इस चैप्टर को देख सकते हैं। सामाजिक विज्ञान पुस्तक के अंतर्गत एक पुस्तक आता है जिसका नाम है हमारे अतीत, जो कि ये पुस्तक इतिहास के अंतर्गत आता है। आपको इस पुस्तक के अंतर्गत ये चैप्टर यानी कि ये टॉपिक देखने के लिए मिल जाएगा। जो टॉपिक यानी प्रकरण है वो पूरा है व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होना। तो आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लेसन प्लान यानी पाठ योजना आप जब भी बनाना स्टार्ट करें अपने रजिस्टर की लेफ्ट पेज से स्टार्ट करें। सबसे पहले लिखें विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय में आपको पढ़ाने के लिए जाना है। फिर आपका नाम क्या है वो लिखेंगे। फिर क्रमांक यानी रोल नंबर क्या है। विषय हो जाएगा इतिहास। प्रकरण यानी कि जो टॉपिक मिला है वो लिखेंगे। तो यहाँ पर है व्यापार से साम्राज्य तक। किस क्लास के लिए है तो 8 क्लास के लिए। कितने समय तक पढ़ाना है, अवधि में आपका हो जाएगा 35 से 40 मिनट की क्लासेस होती हैं, तो वो आप अपने अनुसार लिखेंगे। किस घंटे में पढ़ाने के लिए मिला है और डेट क्या है और आपका सत्र कौन सा चल रहा है, इन सारे चीज़ों को आप लिखेंगे। उसके बाद आता है सामान्य उद्देश्य, जो कि हमारा विषय से संबंधित पॉइंट को लिखेंगे। विषय से संबंधित उद्देश्य को लिखेंगे। तो विषय जो है हमारा वो इतिहास है। इसके अंतर्गत हम 5 पॉइंट लिखेंगे। और अगर हिस्ट्री के अंतर्गत किसी और टॉपिक पर आप लेसन प्लान बनाते हैं तो समान उद्देश्य का जो ये पॉइंट है सेम वहाँ पर भी डाल सकते हैं। तो इसके अंतर्गत 5 पॉइंट देखेंगे। पहला, छात्रों में इतिहास विषय के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा, छात्रों में ऐतिहासिक दृष्टिकोण का विकास करना। तीसरा है छात्रों में सामाजिक व्यक्तित्व का विकास करना। चौथा है छात्रों में कल्पना व चिंतन शक्ति का विकास करना। जबकि 5वां है छात्रों को मानव समाज के विकास से अवगत कराना। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य आता है। विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत हम 5 पॉइंट देखेंगे, जो कि हमारा प्रकरण से संबंधित पॉइंट होगा, यानी कि प्रकरण से संबंधित हम उद्देश्य को देखेंगे। पहला है छात्र जो हैं व्यापार और साम्राज्य के बारे में जान सकेंगे। दूसरा, छात्र व्यापार और साम्राज्य से संबंधित तथ्यों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। तीसरा है छात्र व्यापार और साम्राज्य के बारे में व्याख्या कर सकेंगे। और चौथा है छात्र व्यापार और साम्राज्य से संबंधित विषय को चार्ट पेपर द्वारा प्रदर्शित करने का कौशल विकसित कर सकेंगे। और 5वां है छात्रों में व्यापार और साम्राज्य से संबंधित पत्र पत्रिकाओं को पढ़ने की रुचि विकसित हो सकेगी। उसके बाद अगले पेज में आएंगे, राइट पेज में। यहाँ पर लिखेंगे सहायक शिक्षण सामग्री, यानी कि पढ़ाने के समय आप किन किन सामग्री का प्रयोग करेंगे। तो हो जाएगा चौक, डस्टर, चार्ट, पॉइंटर, श्यामपट्ट और अन्य शिक्षण सहायक सामग्री। किस विधि का प्रयोग करेंगे तो व्याख्यान एवं प्रश्नोत्तर विधि। पूर्व ज्ञान में हो जाएगा कि छात्र जो है व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। वर्ग व्यवस्था में हो जाएगा छात्र अध्यापक या अध्यापिका जो है अपने सुविधा के अनुसार वर्ग को व्यवस्थित करेंगे। उसके बाद प्रस्तावना का पॉइंट आता है, जिसमें 2 कॉलम आपको बनाना है। एक छात्र अध्यापक या अध्यापिका कथन रहेगा और दूसरा छात्र संभावित उत्तर। इसमें प्रश्न की संख्या आप 4 या 5 रख सकते हैं। और लास्ट प्रश्न में आपका टॉपिक निकल कर आना चाहिए जिस टॉपिक को आप पढ़ाने वाले हैं। तो ये प्रश्न और उत्तर जो हैं दोनों एक दूसरे से संबंधित होते हैं, यानी कि बच्चों के द्वारा जो सही आंसर आता है उसी से अगले प्रश्न का निर्माण किया जाता है। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये प्रश्न क्लासरूम में किए जाते हैं। छात्र अध्यापक या अध्यापिका द्वारा प्रश्न है, एक दूसरे देश के बीच आपसी तनाव किसका रूप धारण कर लेता है। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है युद्ध का रूप धारण कर लेता है।
दूसरा प्रश्न है, देशों के बीच युद्ध की स्थिति को कैसे समाप्त किया जा सकता है? तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है राष्ट्रीय समझौते के द्वारा। इसी से तीसरा प्रश्न है कि राष्ट्रीय समझौते किन के बीच होती है? तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है दो या दो से अधिक देशों के बीच समझौता होती है। उसी से हम देखेंगे चौथा प्रश्न, एक देश दूसरे देश के बीच सत्ता क्यों स्थापित करता है? तो इसका मुख्य उद्देश्य जो होता है व्यापार और साम्राज्य स्थापित करना होता है। अब इसी से पांचवा प्रश्न देखेंगे कि व्यापार और साम्राज्य के बारे में विस्तार पूर्वक बताएं। तो यहाँ पर जो छात्र हैं अच्छे से नहीं बता पाते हैं, इसलिए हम समस्यात्मक लिखेंगे। और हम देख सकते हैं कि जो अंतिम प्रश्न है हमारे यहाँ पर टॉपिक निकल कर आ चुका है, जिस टॉपिक को हम पढ़ाने वाले हैं। तो यहाँ पर आगे हो जाएगा, छात्र अध्यापिका कथन में व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित है ना, यानी कि यहाँ पर आप टॉपिक को लिखेंगे जो प्रकरण का टॉपिक है आपका, और पाठ की उद्घोषणा में हो जाएगा कि व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होने के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। उसके बाद अगले पेज में आएंगे जिसमें दोनों साइड का पेज हम यूज करेंगे। यहाँ पर 4 कॉलम बनाना है। ये सारा प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत आपका आ जाएगा। एक कॉलम जो है शिक्षण बिंदु, यानी कि चैप्टर से आप पॉइंट को उठाएंगे, जिस पॉइंट को आप क्लासरूम में बच्चों के सामने एक्सप्लेन करेंगे। दूसरा कॉलम है छात्र अध्यापक या अध्यापिका क्रियाशीलता, यानी कि जो पॉइंट को आप एक्सप्लेन करेंगे उसको यहाँ पर लिखेंगे। और तीसरा कॉलम है छात्र क्रियाशीलन, यानी कि छात्रों का व्यवहार किस तरह का रहेगा क्लासरूम में, किस तरह से उत्तर देंगे, उसको हम तीसरे कॉलम में लिखेंगे। और चौथा है श्यामपट्ट कार्य, यानी कि आप क्लासरूम में बच्चों को समझाने के लिए ब्लैक बोर्ड यूज करते हैं, तो उसी तरह से आप चाहे तो यहाँ पर चार्ट पेपर, ब्लैक चार्ट पेपर यूज कर सकते हैं चौथे कॉलम में। और जिस तरह से आप बच्चों को समझाते हैं ब्लैक बोर्ड पे, उसी तरह से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे शिक्षण बिंदु के अंतर्गत पॉइंट जो है, इस पेज में 2 पॉइंट को देखेंगे। पहला पॉइंट है मेरा यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां, इसके बारे में जानेंगे। तो यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां भारत के साथ व्यापार करके अधिक से अधिक लाभ कमाना चाहती थी, क्योंकि यूरोप के बाजार में क्या था कि भारतीय सूती कपड़ा, रेशम, काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी जैसे मसाले आदि की अधिक मांग थी। ये कंपनियां क्या करते थे कि भारत से सस्ती कीमतों पर ये चीज खरीद कर वापस यूरोप जाकर उन्हें ऊंची कीमत पर बेचते थे, जिससे इनको अधिक फायदा होता था। भारत में व्यापार हेतु आई सभी यूरोपीय कंपनी में से अंग्रेज सबसे शक्तिशाली थे। भारत में यूरोपियों के आने के क्रम में सबसे पहले जो आए थे पुर्तगाली थे, उसके बाद डच, अंग्रेज, डेनिश और फ्रांसीसी आए। अब इसी से एक्सप्लेन करने के बाद छात्र अध्यापिका छात्रों से प्रश्न करती हैं। प्रश्न है, यूरोपीय कंपनियों में से सबसे शक्तिशाली कौन था? तो अंग्रेज। छात्रों के द्वारा उत्तर आता है अंग्रेज थे। छात्र क्रियाशीलन में देख सकते हैं कि छात्र जो हैं ध्यान पूर्वक कक्षा में छात्र अध्यापिका द्वारा पढ़ाए जा रहे कथनों को सुनेंगे। और श्यामपट्ट कार्य में हम देख सकते हैं कि यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां भारत के साथ व्यापार करके अधिक से अधिक लाभ कमाना चाहती थी, क्योंकि यूरोप के बाजार में भारतीय वस्तुओं की अधिक मांग थी। जैसे हम देखें रेशम, काली मिर्च जैसे मसाले हो गए। अब अगले पेज में यहाँ पर देखेंगे नीचे दूसरा पॉइंट जो है शिक्षण बिंदु के अंतर्गत दूसरे पॉइंट को हम देखेंगे। जो पॉइंट है हमारा पूरब में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन। तो सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर हासिल करने के बाद जिसमें उनको ये अधिकार मिला कि ये पूरब से व्यापार कर सकें। इस इजाजतनामे का मतलब यह था कि इंग्लैंड को कोई और व्यापारिक कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती थी। प्राय उस समय में वाणिज्यिक कंपनी मोटे तौर पर प्रतिस्पर्धा से बचकर ही मुनाफा कमाते थे। अगर कोई प्रतिस्पर्धा ना हो तभी वे सस्ती चीजें खरीदकर उन्हें ज्यादा कीमत पर बेचकर अधिक से अधिक लाभ कमाते थे।
तो यहाँ पर देखिए हम कि महारानी के इजाज़तनामे के बाद, चार्टर साइन करने के बाद ही ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरब से व्यापार करने का अधिकार मिल गया। जैसे एग्जाम्पल में हम भारत देखें तो भारत पर इन्हें व्यापार करने का अधिकार मिल गया। अब इसी से प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका छात्रों से। प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर द्वारा कौन सा एकाधिकार मिल गया? तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है पूरब से व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया। श्याम पटकार में देख सकते हैं कि महारानी से चार्टर हासिल यानी कि इजाज़तनामा मिलने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरब से व्यापार करने का एकाधिकार मिल जाता है। अब उसके बाद अगले पेज में आएंगे। तीसरा शिक्षण बिंदु देखेंगे। जो तीसरा पॉइंट है वह है व्यापार से युद्ध तक, यानी कि यहाँ पर हम देखेंगे बंगाल के नवाब और कंपनी के बीच विवाद के क्या कारण थे। यहाँ पर देखेंगे कि 18वीं सदी की शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाब का टकराव काफ़ी बढ़ गया था। ऐसे में बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने लगे थे। जैसे कुछ नवाब हैं यहाँ पर, मुर्शिद कुली खान के बाद अलीवर्दी खान और उसके बाद सिराजुद्दौला। ये सभी शक्तिशाली शासक थे। इन्होंने कंपनी को रियायतें देने से मना कर दिया, जिसके बीच हम देखते हैं कि विवाद बढ़ गया। व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से अधिक नजराने मांगे। बंगाल के जो नवाब थे, किलेबंदी को बढ़ाने से रोका, सिक्के ढलने का अधिकार नहीं दिया अंग्रेजों को इन्होंने। तो ये टकराव दिनों दिन गंभीर होते गए। अतः इन टकराव की परिणति प्लासी के प्रसिद्ध युद्ध के रूप में हुई। तीसरी से प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका छात्रों से कि बंगाल के नवाब और कंपनी के बीच विवाद के क्या कारण थे। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि नवाब जो थे वहाँ पर उन्होंने कंपनी को छूट देने से मना कर दिया और कंपनी पर टैक्स अदा ना करने का आरोप भी लगाया। ऐसे कई कारण था जो कि हम देखे हैं। यहाँ पर भी देख सकते हैं श्याम पटकार में कि जो कारण थे, पहला तो हम देखेंगे कि कंपनी को रियायत देने से इन्होंने मना कर दिया नवाबों ने। व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से अधिक नजराने मांगे। किलेबंदी को बढ़ाने से रोका तथा सिक्के ढालने का अधिकार नहीं दिया। इन सभी कारणों से विवाद जो थे बढ़ते चले गए। छात्र क्रियाशीलन में देख सकते हैं कि कक्षा में छात्र जो है अनुशासन को बनाए रखेंगे। अब चौथा पॉइंट हम देखेंगे शिक्षण बिंदु के अंतर्गत भारत की खोज। तो हम प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत टोटल शिक्षण बिंदु जो है हमारा, उसके अंतर्गत 4 पॉइंट को देखेंगे। उसके बाद हम अगले पेज में मूल्यांकन करेंगे। तो पुर्तगाल के जो यात्री थे, खोजी यात्री वास्को डी गामा ने 1498 में पहली बार भारत तक पहुंचने की समुद्री मार्ग का पता लगाया था। 17वीं शताब्दी की शुरुआत तक डच भी हिंद महासागर में व्यापार की संभावना तलाशने लगे थे। कुछ ही समय बाद फ्रांसीसी व्यापारी भी सामने आ गए। यूरोप के बाजार में भारत के बने बारीक सूती कपड़े, रेशम की जबरदस्त मांग थी और कुछ मसाले भी थे जिसकी अधिक मांग थी। अब इसी से प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका छात्रों से। प्रश्न है, वास्को डी गामा ने पहली बार भारत की खोज कब की थी? तो 1498 में। छात्रों के द्वारा उत्तर आता है 1498 में। अब उसके बाद हम अगले पेज में आएंगे। अगले पेज में हम मूल्यांकन करेंगे। पढ़ाने के बाद मूल्यांकन करना जरूरी होता है। मूल्यांकन से ही पता लगता है कि जो पढ़ाया गया छात्रों को उनको समझ में आया है या नहीं। ये प्रश्न की संख्या आप 4-5 रख सकते हैं और जो प्रश्न है क्लासरूम में ही बच्चों से किए जाते हैं। प्रश्न है पहला, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां भारत में व्यापार क्यों करना चाहती थी? दूसरा प्रश्न है, यूरोपीय बाजारों में कौन कौन सी भारतीय वस्तु की अधिक मांग थी? तीसरा प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन कब हुआ? चौथा प्रश्न है, बंगाल के नवाब और कंपनी के बीच विवाद के क्या कारण थे? पांचवा प्रश्न है, भारत की खोज सबसे पहले किसने की थी? अब उसके बाद हम अगले पेज में आएंगे। पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति में क्या है कि जो आप पढ़ाए हैं बच्चों को उसको छोटे क्रम में पॉइंट वाइज एक बार प्रस्तुत कर देना है ताकि जो भी टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। पहला पॉइंट देखेंगे,
यूरोपीय व्यापारी कंपनियां भारत के साथ व्यापार करके अधिक से अधिक लाभ कमाना चाहती थी, क्योंकि यूरोप के बाजार में भारतीय वस्तु की अधिक मांग थी। सभी यूरोपीय कंपनियों में से अंग्रेज सबसे शक्तिशाली थी। दूसरा है पॉइंट, यूरोपीय बाजारों में भारतीय सूती कपड़े, रेशम, काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी आदि की अधिक मांग थी। तीसरा पॉइंट देखेंगे, इंग्लैंड की महारानी द्वारा चार्टर मिलने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरब से व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया। चौथा पॉइंट देखेंगे, बंगाल के नवाब और कंपनी के बीच विवाद के कई कारण थे, जैसे नवाब द्वारा कंपनी को रियायतें न देना, व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से अधिक नजराने मांगने, ये सब कारण थे। और उसके बाद गृह कार्य यानी कि बच्चों को होमवर्क देना है, तो प्रश्न की संख्या आप 2-3 रख सकते हैं। जो प्रश्न है वो आपका चैप्टर से संबंधित होना चाहिए, ताकि बच्चे इसका आंसर घर पर अच्छे से कर सके, उनको ज़्यादा कठिनाई ना हो। पहला प्रश्न है, यूरोपीय व्यापारी कंपनियां क्या हैं, और दूसरा, बंगाल के नवाब और कंपनी के बीच विवाद के क्या कारण थे। तो जो लेसन प्लान यानी पाठ योजना है हमारे यहाँ पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियोज में अगले लेसन प्लान के साथ। धन्यवाद।